गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के चैप्टर 8 जिसका टाइटल है कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Point number 1, each equity or preference share has its own two prices oblique values। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, दो वर्ड यूज किए जा रहे हैं, प्राइस और वैल्यू। दोनों का यहाँ पर इस चैप्टर में सेम मीनिंग है, एक ही अर्थ है। तो किसी प्लेस पर प्राइस वर्ड यूज किया जाएगा और किसी जगह पर किसी प्लेस पर वैल्यू वर्ड यूज किया जाएगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में कोई क्लैश नहीं है। एक और चीज है कि कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो या तो इक्विटी होगा या फिर वो प्रेफरेंस शेयर होगा। क्वेश्चन आपको बताएगा कि कौन सा शेयर है। तो ये पॉइंट कह रहा है कि कंपनी जो भी शेयर इशू कर रही है या कंपनी के पास जो भी शेयर है उसकी दो प्राइस होती है। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, इशू प्राइस। पहले देखते हैं फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू का मीनिंग क्या होता है। द प्राइस विच इज प्रिंटेड और रिटर्न ऑन शेयर। इशू प्राइस का मीनिंग क्या होता है। द कैश प्राइस एट विच शेयर इज सोल्ड और इशूड टू पब्लिक बाय कंपनी। तो ये साफ साफ लिखा है कि जो प्राइस प्रिंटेड है, रिटर्न है, किसके ऊपर, शेयर के ऊपर, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। और जो प्राइस कैश में लिया जाता है जब कंपनी शेयर को सेल करती है पब्लिक को, यहाँ पर सेल करने को हम टेक्निकल लैंग्वेज में इशू बोलेंगे। तो जब कंपनी शेयर पब्लिक को देती है तो जिस प्राइस पर देती है उसी को हम इशू प्राइस बोलते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक बुक है और इसके ऊपर प्राइस जो है वो रिटर्न है ₹80 लिखा हुआ है और कंपनी इसको सेल कर रही है और वो तीन कंडीशन अलग अलग है सेल की। केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में ₹80 रिटर्न है और कंपनी उसको ₹80 में ही सेल कर रही है। केस 2 में आप देखें प्रिंटेड प्राइस 80 है लेकिन कंपनी उसको 100 में सेल कर रही है। और केस 3 में रिटर्न 80 है लेकिन कंपनी उसको 70 में सेल कर रही है। सेल यानी कैश प्राइस, तो जो सेलिंग प्राइस है उसको हम बोलेंगे कैश प्राइस और वही इशू प्राइस होगी। तो यहाँ पर इशू प्राइस जो है वो तीन है, आप देखें अलग अलग केस में। लेकिन अगर हम तीनों केस में बात करें तो प्रिंटेड प्राइस जो है जिसको हम फेस वैल्यू बोल रहे हैं वो सेम है, 80 है। तो यहाँ पर फेस वैल्यू 80 मानी जाएगी जो रिटर्न है, और केस 1 में इशू प्राइस कैश प्राइस 80 मानी जाएगी। केस 2 में इशू प्राइस या कैश प्राइस 100 मानी जाएगी और केस 3 में इशू प्राइस या कैश प्राइस 70 मानी जाएगी। फेस वैल्यू और इशू प्राइस के कंपैरिजन को एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, इशू प्राइस। हम यहाँ पर तीन केस ले रहे हैं, केस ए, केस बी और केस सी। केस ए में फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है 25, केस बी में भी 25 और केस सी में भी 25। इशू प्राइस केस ए में है 25, केस बी में है 30 और केस सी में है 23। सबसे पहले केस ए को डिस्कस करते हैं। केस ए में आप नोटिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि फेस वैल्यू 25 है और इशू प्राइस भी 25 है, दोनों इक्वल है। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, नो डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस, इट इज कॉल्ड शेयर इशूड एट पार। तो जब फेस वैल्यू और इशू प्राइस इक्वल होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो इसको बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। एट पार का मतलब होता है इक्वल, एट पार। इसके बाद केस बी देखते हैं। केस बी में आप नोटिस करेंगे तो फेस वैल्यू 25 है और इशू प्राइस 30 है।
इसमें से 25 लेस देन है और 30 मोर देन है, तो ये साइन मैंने लगाया 25 इज लेस देन 30 और दोनों में डिफरेंस भी आ रहा है। तो यहाँ पर कंपनी 25 जो है वो लिखा हुआ है और जबकि कंपनी उसको दे रही है 30 रुपीज में, तो कंपनी को एक प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपीज का, इसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, लेकिन प्रॉफिट को यहाँ पर प्रीमियम बोला जाता है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे फेस वैल्यू इज लेस देन इशू प्राइस, और हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर है उसमें से लेस देन वाला माइनस करेंगे, तो बड़े में से छोटा वैल्यू हटाएंगे, तो 30 में से 25 हमने हटाया तो 5 रुपए आया। ये एक तरह से प्रॉफिट है, क्योंकि रिटर्न प्राइस 25 है और कंपनी उसको 30 रुपए में दे रही है, तो 5 रुपए का जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट माना जाएगा, लेकिन प्रॉफिट को यहाँ पर प्रीमियम बोला जाता है। डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस, इट इज कॉल्ड शेयर इशूड एट प्रीमियम। और ये कंपनी के लिए प्रॉफिट जो है 5, जो कि प्रीमियम बोला जा रहा है इसको, उसको कंपनी क्रेडिट करेगी। प्रीमियम इज गेन फॉर कंपनी, तो कंपनी उसको क्रेडिट करेगी। आप जानते हैं गेन को या इनकम को क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद केस सी देखेंगे हम। केस सी में आप नोटिस करें फेस वैल्यू 25 है और इशू प्राइस 23 है, तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू है वो ग्रेटर है, मोर देन है इशू प्राइस से, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो देखेंगे। फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इशू प्राइस, तो हम बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू हटाएंगे, तो 25 में से 23 हम माइनस कर रहे हैं तो 2 आएगा, और ये 2 जो है कंपनी के लिए लॉस है, क्योंकि कंपनी जिस शेयर के ऊपर 25 रुपए लिखा है उसको 23 रुपए दे रही है, यानी 2 रुपए कम ले रही है। तो ये जो लॉस है 2 रुपए का, इसको हम बोलेंगे डिस्काउंट, और ये जो कंडीशन है इसको बोलेंगे शेयर इशूड एट डिस्काउंट। तो यहाँ पर बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस, इट इज कॉल्ड शेयर इशूड एट डिस्काउंट। और डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, और कंपनी इसको डेबिट करती है। आपके लिए एक पॉइंट ध्यान रखना जरूरी है कि अभी प्रेजेंट में कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, इसका सिर्फ थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंस है। अभी कंपनी सिर्फ 2 ही कंडीशन में शेयर इशू कर सकती है, वो या तो एट पार हो सकता है या एट प्रीमियम। कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर सेकंड, issue price of a share may be called oblique received by a company in 2 ways. In lump sum, in installments. In lump sum means issue price will not be divided into parts. Installment means issue price will be divided into 2 parts or 3 parts or 4 parts. लमसम का मीनिंग क्या है, पहले ये देखते हैं। लमसम का मतलब होता है जब हम इशू प्राइस को डिवाइड नहीं करते, किसमें, पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते, विल नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। मतलब जितना इशू प्राइस डिसाइड किया गया है वो एक बार में कंपनी कॉल करेगी या आपसे रिसीव कर लेगी। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा होता है लमसम। लमसम इसका उल्टा है, इसका मतलब जब हम यहाँ कह रहे हैं कि इशू प्राइस विल नॉट बी डिवाइडेड, तो यहाँ कह रहे हैं विल बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। इसका मतलब है कंपनी इशू प्राइस के टुकड़े करेगी, उसको ब्रोकन करेगी, ब्रोकन इनटू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, और ये पार्ट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और किसी किस क्वेश्चन में ये 5 भी है। तो इसको हम बोलेंगे इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। लमसम और इंस्टॉलमेंट को भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर 3 केस लिए जा रहे हैं, केस ए, केस बी और केस सी। इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। फेस वैल्यू आपको बताई जा रही है 25, 25 और 25। इशू प्राइस इज पेबल एज फॉलोज। आपको 2 चीजें बताई जा रही है, एक तो इशू प्राइस क्या है और इशू प्राइस को कैसे पे करना है, किस तरीके से पे करना है। तो इशू प्राइस फर्स्ट केस में फेस वैल्यू के बराबर है 25, इसीलिए इसको एट पार बोलेंगे।
सेकेंड कंडीशन में जो कि केस बी है उसमें इशू प्राइस 30 है जो कि फेस वैल्यू से ज़्यादा है, इसको हम एट प्रीमियम बोलेंगे। और थर्ड केस पे इशू प्राइस जो है वो 23 है और वो फेस वैल्यू से कम है, इसको हम एट डिस्काउंट कहेंगे। और आपको मैंने बताया है कि प्रेजेंट में कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती, लेकिन इसको थ्योरेटिकल समझना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि इशू प्राइस को फर्स्ट केस में जो कि एट पार वाला है, इसमें कंपनी ये जो इशू प्राइस है 25 इसको किस तरीके से कॉल कर सकती है, यानी रिसीव कर सकती है, मांग सकती है। तो देखिए पहले हम चलते हैं केस ए में। तो यहाँ पर ये जो 25 इशू प्राइस है इसको कंपनी अगर लमसम मांगती है तो एक बार में ही कंपनी ये 25 रुपीज रिसीव करेगी। अगर इसको कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांगती है तो इंस्टॉलमेंट 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, और इनका कॉम्बिनेशन भी अलग अलग हो सकता है इंस्टॉलमेंट का, लेकिन उसका टोटल 25 आना चाहिए हर कंडीशन में। तो एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाला एग्जांपल लेते हैं, इसमें है 2 इंस्टॉलमेंट है 10 और 15 की, जिसका टोटल 25 है। 3 पार्ट में भी कंपनी मांग सकती है और इंस्टॉलमेंट है 5, 12 और 8, इसका टोटल भी 25 है। और एक और एग्जांपल लेते हैं इंस्टॉलमेंट का, जिसमें 4 इंस्टॉलमेंट है 4, 6, 10 और 5, और इन 4 का टोटल भी 25 है। ये जो मैंने कॉम्बिनेशन लिए हैं, अमाउंट लिए हैं, ये अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन उन सब का टोटल 25 होना चाहिए। केस बी में चल रहे हैं और केस बी एट प्रीमियम का है, जिसमें इशू प्राइस 30 है। कंपनी इस 30 रुपीज को अगर लमसम में कॉल करती है, रिसीव करती है, तो एक बार में कंपनी लमसम यानी एक साथ 30 रुपए कॉल करेगी। इंस्टॉलमेंट में अगर 2 इंस्टॉलमेंट लेते हैं तो 12 प्लस 18 हो सकता है, जरूरी नहीं है 12 प्लस 18 हो, 15 प्लस 15 भी हो सकता है या 10 प्लस 20 भी हो सकता है। एनी हाउ इंस्टॉलमेंट का टोटल इशू प्राइस के बराबर होना चाहिए। अगर 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी लेती है तो ये कॉम्बिनेशन 8, 10 और 12 का हो सकता है। 4 इंस्टॉलमेंट में ये कॉम्बिनेशन 6, 15, 5 और 4 हो सकता है। इन सभी इंस्टॉलमेंट का टोटल अगर आप देखें 12 प्लस 18 तो ये 30 हो रहा है, 8, 10 और 12 ये भी 30 हो रहा है, और 6, 15, 5, 4 ये भी 30 हो रहा है। केस सी जो कि एट डिस्काउंट का है, इसमें कंपनी इशू प्राइस 23 लेगी और ये अगर लमसम में लेती है कंपनी, तो लमसम में कंपनी एक बार में 23 रुपीज कॉल करेगी, रिसीव करेगी। इंस्टॉलमेंट में अगर 2 इंस्टॉलमेंट है तो 15 प्लस 8 लेगी, कुछ और भी ले सकती है, 15 प्लस 8 के अलावा 16 प्लस 7 भी ले सकती है, 14 प्लस 9 भी ले सकती है, कोई और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन एनी हाउ टोटल 23 के बराबर होना चाहिए। अगर 3 इंस्टॉलमेंट में लेती है तो 10 प्लस 6 प्लस 7 या कोई और कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ऐसे ही अगर 4 इंस्टॉलमेंट लेती है तो 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 कंपनी ले सकती है या कोई और कॉम्बिनेशन ले सकती है, लेकिन आप जानते हैं इन सब का टोटल जो है वो 23 के बराबर होना चाहिए हर कंडीशन में। पॉइंट नंबर 3, each installment of issue price will be given a distinct title which are given below। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर नीचे एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कंपनी इशू प्राइस को या तो इंस्टॉलमेंट में कॉल कर सकती है या फिर लमसम कॉल कर सकती है। तो पहले केस में पहले कॉलम में हम ये मान रहे हैं कि कंपनी इशू प्राइस को इंस्टॉलमेंट्स में कॉल कर रही है, पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स की कंडीशन में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या कहा जाएगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर अकाउंटिंग में कहा जाए, अकाउंटिंग में जब जर्नल एंट्री करेंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अकाउंट हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इसको हम बोलेंगे इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी या प्रेफरेंस में से कोई एक वर्ड लगाया जाएगा जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर कुछ भी नहीं है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कहा जाएगा इसको, और अगर थ्योरेटिकली बोला जाए तो इसको एप्लीकेशन मनी कहा जाएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होगी उसको कहा जाएगा इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, और अगर थ्योरेटिकली बोला जाए तो इसको बोला जाएगा अलॉटमेंट मनी। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो होगी उसको यहां कहा जाएगा इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में फर्स्ट कॉल अकाउंट कहा जाएगा और थ्योरेटिकली फर्स्ट कॉल मनी। आप एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पर, ये कि इंस्टॉलमेंट थर्ड है लेकिन उसका जो नाम है वो फर्स्ट कॉल है, क्योंकि कॉल वर्ड हमने पहली बार यूज किया है। इससे पहले हमने इंस्टॉलमेंट्स के लिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि थर्ड इंस्टॉलमेंट को हम फर्स्ट कॉल क्यों कह रहे हैं, फर्स्ट वर्ड क्यों आ रहा है थर्ड में। इसके बाद फोर्थ इंस्टॉलमेंट उसको कंपनी बोलेगी इक्विटी प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो है उसको सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट बोला जाएगा, और वैसे बोला जाएगा थ्योरेटिकली सेकंड या फाइनल कॉल मनी। आप ध्यान रखिए, फाइनल कॉल जो है, फाइनल कॉल का मतलब होता है वो कॉल जिसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगेगी नहीं, इसीलिए इसके साथ फाइनल कॉल वर्ड ऐड किया गया है। अगर कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट मांग रही है तो ये जो फाइनल कॉल वर्ड है ये फर्स्ट कॉल के साथ उस कंडीशन में आएगा। लेकिन हम यहाँ पर 4 इंस्टॉलमेंट लेके चल रहे हैं, इसीलिए फोर्थ इंस्टॉलमेंट में हमने सेकंड एंड फाइनल कॉल वर्ड यूज किया है। एक और चीज है वो ये, यहाँ पर वर्ड आया है फोर्थ इंस्टॉलमेंट, लेकिन यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं तो उसको सेकंड कॉल लिख रहे हैं। इसका लॉजिक वैसा ही है जैसे फर्स्ट कॉल के लिए है कि फर्स्ट कॉल जो है वो एक्चुअल में थर्ड इंस्टॉलमेंट है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब हम आ गए हैं लमसम वाले केस में। जब कंपनी इशू प्राइस को लमसम में यानी एक बार में ही कॉल करती है, उस कंडीशन में एक ही इंस्टॉलमेंट होगी, वही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी और वही लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी। हालांकि लमसम में इंस्टॉलमेंट वर्ड को यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो लमसम वाला केस है उसमें फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट को बोला जाएगा इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप नोटिस कीजिए यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट वाला केस है उसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, इन दोनों को प्लस करके बोला गया है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एक लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नोट इंस्टॉलमेंट्स अकाउंट्स आर पर्सनल अकाउंट्स इन नेचर। इसका मतलब है ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, या इसको हम बोले शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये सभी अकाउंट पर्सनल अकाउंट माने जाते हैं। किसी पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अकाउंट माने जाते हैं, तो इनको पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। एक्चुअल में हम शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट कॉल कर रहे हैं और शेयर होल्डर जो है वो पर्सन है, तो इन सबको पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो आप ये ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट गिवन इंस्टॉलमेंट्स आर पार्ट्स ऑफ फेस वैल्यू और पार्ट्स ऑफ इशू प्राइस। इफ अमाउंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन इन क्वेश्चन, और सेकंड कंडीशन है इफ अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो इंस्टॉलमेंट्स दी गई हैं वो फेस वैल्यू का पार्ट है या फिर इशू प्राइस का पार्ट है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें, इसकी 2 कंडीशन है। अगर इफ अमाउंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट आर गिवन इन क्वेश्चन, अगर सभी इंस्टॉलमेंट और सभी का अमाउंट गिवन है तो कैसे करेंगे, और अगर एक लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं गिवन है, बाकी सबका गिवन है, तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले केस को ले लेते हैं। एक और चीज आप समझिए यहाँ पर कि ये हिंट दिया हुआ है एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, ऐसा क्लॉज ऐसा फ्रेज यूज किया जाएगा तब बी वाली जो सेकंड वाली जो कंडीशन है वो होगी, और ए यानी जो फर्स्ट वाली कंडीशन उसमें कोई ऐसा हिंट नहीं दिया गया है। तो आप हिंट के बेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ए कंडीशन है या बी है। यहाँ पर अगर
सभी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उनका टोटल लगाएंगे। इफ टोटल ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स आर इक्वल टू फेस वैल्यू, अगर उन सभी इंस्टॉलमेंट का जो गिवन है उनका टोटल फेस वैल्यू के बराबर है, तो ये क्लियर हो जाता है कि वो फेस वैल्यू के पार्ट्स हैं। इफ टोटल ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स आर इक्वल टू इशू प्राइस, तो ये तो क्लियर हो ही रहा है आपको कि अगर टोटल इंस्टॉलमेंट का फेस वैल्यू के बराबर है तो वो फेस वैल्यू के पार्ट्स हैं, और अगर इशू प्राइस के बराबर हो रहा है टोटल इंस्टॉलमेंट्स का तो वो इशू प्राइस के पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर दीज आर पार्ट्स ऑफ फेस वैल्यू और दीज आर पार्ट्स ऑफ इशू प्राइस। तो सिंपल लॉजिक है, टोटल लगाइए सभी इंस्टॉलमेंट का, अगर उनका टोटल फेस वैल्यू के बराबर है तो वो फेस वैल्यू के पार्ट्स हैं, और अगर इशू प्राइस के बराबर है तो वो इशू प्राइस का पार्ट्स माने जाएंगे। सेकंड कंडीशन, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तब हम क्या करेंगे, तब सबसे पहले हम लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू इशू प्राइस ऑफ शेयर माइनस टोटल अमाउंट ऑफ गिवन इंस्टॉलमेंट्स। तो क्वेश्चन में जो इशू प्राइस है शेयर का, टोटल इशू प्राइस, उसमें से जितनी भी इंस्टॉलमेंट जिनका अमाउंट गिवन है उन सबका टोटल लगाकर उसको इशू प्राइस में से माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा। और इस कंडीशन में अब सभी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमारे सामने होगा, और वो क्योंकि हमने इशू प्राइस में से टोटल को माइनस किया था इसीलिए हम कहेंगे दीज आर पार्ट्स ऑफ इशू प्राइस। पॉइंट नंबर 5, कंडीशंस ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड शेयर अलॉटमेंट। इसके लिए एक 4 कॉलम की टेबल हम ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें कॉलम नंबर 1 जो है वो है कंडीशन या केस का, दूसरा है नंबर ऑफ शेयर इनवाइटेड पब्लिक ऑफर्ड और नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, थर्ड कॉलम है नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड और नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड और सब्सक्राइब्ड। यहाँ पर केस ए डिस्कस करेंगे और उसके बाद बी और सी। केस ए डिस्कस करने से पहले आपको ये कॉलम का थोड़ा मीनिंग आपको समझा दिया जाए। जो सेकंड कॉलम है, ये कॉलम बताता है कि कंपनी ने पब्लिक को कितने शेयर परचेज करने, सेल करने का ऑफर किया है। और जो तीसरा कॉलम है, ये बताता है कि कंपनी ने जो ऑफर किया है उसके जवाब में पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है खरीदने के लिए। इसका मतलब हुआ जो सेकंड कॉलम है वो ऑफर फ्रॉम कंपनी टू पब्लिक है फॉर सेलिंग ऑफ शेयर्स, और जो थर्ड कॉलम है वो ऑफर फ्रॉम पब्लिक टू कंपनी है फॉर परचेजिंग शेयर्स। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ शेयर इनवाइटेड ऑफर्ड और नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। इशूड वर्ड का मतलब स्टूडेंट ये समझता है कि कंपनी ने शेयर वास्तव में दे ही दिए हैं, जबकि दिए नहीं है, अभी सिर्फ कंपनी ने ऑफर किए हैं। और यहाँ पर जो तीसरा कॉलम है उसमें लिखा है नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड और नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब यही है कि पब्लिक ने कंपनी को कितनी एप्लीकेशन सबमिट की है, यानी ऑफर किया है परचेज करने का। तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है। केस ए में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कंपनी ने ऑफर किया है पब्लिक को 10,000 शेयर के लिए, और इसके जवाब में पब्लिक ने भी कंपनी को ऑफर दिया है कि हम 10,000 शेयर परचेज करने के लिए रेडी हैं। इसके बाद केस बी है, इसमें कंपनी ने ऑफर किया है पब्लिक को कि हम 10,000 शेयर आपको बेचने के लिए रेडी हैं, हम आपको ऑफर कर रहे हैं। इसके जवाब में पब्लिक 9,500 शेयर्स को परचेज करने का इंटेंशन या इंटरेस्ट दिखा रही है और कंपनी को ऑफर कर रही है। केस सी में भी कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है 10,000 शेयर्स के लिए कि आइए 10,000 शेयर्स परचेज कीजिए, हम आपको इनवाइट करते हैं। और उसके बदले में पब्लिक जो ऑफर कर रही है वो 18,000 के लिए कर रही है। तो आप देख रहे हैं तीनों कंडीशन में जो कंपनी ऑफर कर रही है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक ऑफर कर रही है परचेज करने के लिए वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर टर्म आप देख लें, जो सेकंड कॉलम है
उसमें वर्ड जो यूज किया गया है वो है नंबर ऑफ शेयर्स इनवाइटेड ऑब्लिक ऑफर्ड और नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। और जो थर्ड कॉलम है उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड और नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और सब्सक्राइब्ड। अब बात आ रही है यहाँ पर कि कंपनी भी ऑफर कर रही है और पब्लिक भी ऑफर कर रही है, तो फाइनली कंपनी शेयर्स कितने हैंड ओवर करेगी। तो यहाँ पर जो फोर्थ कॉलम है उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड और नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली हैंडेड ओवर बाय कंपनी टू पब्लिक आफ्टर कंपेयरिंग कंपनीज सेलिंग ऑफर एंड पब्लिक्स परचेजिंग ऑफर। ध्यान रखें ये जो फोर्थ कॉलम है ये दोनों ऑफर का कंपैरिजन है और इस फोर्थ कॉलम में ही हम वो नंबर ऑफ शेयर लिखेंगे जो एक्चुअल में वास्तव में कंपनी शेयर होल्डर्स को हैंड ओवर करेगी देगी। और इसको कैसे डिसाइड करेंगे, इसका डिसाइड करने का फार्मूला ये है कि ये जो इनवाइटेड है शेयर इनवाइटेड और शेयर अप्लाइड है, इन दोनों में जो नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे विच एवर इज लेस, कंपनी उसी को वास्तव में हैंड ओवर करेगी। तो अगर आप देखें तो केस ए में 10,000 और 10,000 दोनों में जो विच एवर इज लेस वो क्या है, तो दोनों इक्वल है तो यहाँ पर 10,000 होगा। केस बी में 10,000 है और फिर 9,500 है 9,500, तो विच एवर इज लेस जो कम है वो कंपनी ऑफर अलॉट करेगी तो 9,500 करेगी। केस सी में 10,000 है और फिर 18,000 है तो दोनों में विच एवर इज लेस 10,000 है तो कंपनी 10,000 करेगी। इसी को हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर 10,000 केस ए में, केस बी में 9,500 और केस सी में 10,000 और इसका फार्मूला क्या है वो मैंने बता दिया। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो पहला केस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इक्वी सब्सक्रिप्शन। इक्वी क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने जितना ऑफर किया पब्लिक ने भी उतना ही ऑफर किया है। और केस बी को हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्यों कहेंगे, क्योंकि कंपनी ने 10,000 के लिए ऑफर किया लेकिन पब्लिक ने उससे कम ऑफर किया है परचेज करने का, तो इसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। ध्यान रखें अंडर सब्सक्रिप्शन 90% तक हो सकता है, ज्यादा ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम से कम 90% से अगर कंपनी को कम ऑफर मिलता है तो कंपनी वो शेयर इशू नहीं कर सकती। इसके बाद है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 10,000 कंपनी ने ऑफर किया, पब्लिक ने उससे ज्यादा के लिए किया है तो ओवर सब्सक्रिप्शन इसको कहेंगे। और इस तरह से हमने ये समझ लिया। कुछ एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो कॉलम वाइज वो हम यहाँ एक बार फिर समझ लेते हैं। कॉलम सेकंड का एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली कंपनी इज प्लेसिंग ऑफर इन फ्रंट ऑफ पब्लिक दैट कंपनी इज रेडी टू इशू पब्लिक सेल दिस मच नंबर ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। एक्सप्लेनेशन क्लियर है कि ये ऑफर फ्रॉम कंपनी टू पब्लिक है कि हम इतने शेयर्स सेल करने के लिए आपको इशू करने के लिए रेडी हैं। कॉलम थर्ड जो है एक्चुअली दिस इज रिप्लाई ऑफर फ्रॉम पब्लिक साइड फॉर कंपनीज ऑफर दैट पब्लिक इज रेडी टू बाय पब्लिक इन्वेस्ट सब्सक्राइब दिस मच नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम कंपनी। ये रिप्लाई ऑफर है फ्रॉम पब्लिक टू कंपनी कि हम इतने शेयर्स को परचेज करने के लिए या इतने शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए या इतने शेयर्स को सब्सक्राइब या अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। और फोर्थ कॉलम शेयर्स अलॉटेड फॉर फॉर्मूला इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनवाइटेड और सब्सक्राइब्ड विच एवर इज लोअर। दोनों में से जो लेस हो, जो कम हो, वो हम नंबर ऑफ शेयर्स वास्तव में अलॉट करेंगे, एक्चुअली हैंड ओवर करेंगे।